दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें, 4 रामबाण उपाय। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे विलक्षण कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिक के रूप में किसी का तलाश किया जाए तो शायद आचार्य चाणक्य जी का नाम सबसे ऊपर में आएगा। दोस्तों, चाणक्य जी अपने नीति शास्त्र में जीवन को सरल और सुंदर बनाने की और मनुष्य को शस्त्र और शास्त्र यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के तरीके के बारे में अपने नीति शास्त्र में बताए हैं। तो आज हम उनके नीति शास्त्रों से अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने की कूटनीति के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे 4 पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि सिर्फ चाणक्य नीति में नहीं बल्कि महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े युद्ध में भी अपनाया गया है। ये 4 पॉइंट के माध्यम से आपके शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह जरूर आपके कदमों में गिर जाएगा। नंबर 1, शाम नीति। दोस्तों, मित्रता में ही श्रेष्ठ होती है, इसलिए हमें सभी से मित्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हमसे जो कोई भी मिलता है वह किसी न किसी कारण के वजह से हमसे दोस्ती बनाता है। चाणक्य जी के माने तो एक व्यक्ति आपसे किसी भाव से, अभाव से और प्रभाव से दोस्ती बनाता है। अगर कोई भाव से आपसे दोस्ती बनाए तो वह जिंदगी भर आपकी दोस्ती को निभाएगा। कोई अभाव से दोस्ती बनाता है तो उसकी जरूरतें पूरी होने पर धोखा भी दे सकता है। अगर कोई किसी प्रभाव से दोस्ती बनाता है तो वह भविष्य में दुश्मनी कर सकता है। इसलिए अगर सामने वाला हमसे शत्रुता के भावना रख रहा है, चाहे वह हमसे कम या ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, उनके साथ पहले हम शाम नीति अपनाएंगे, यानी कि उन्हें समझा फुसलाकर अपने ओर आकर्षित करेंगे, यानी कि अपना मित्र बनाएंगे। अगर वह फिर भी हमसे शत्रुता के भावना रखता है तो हम तब अपनाएंगे दूसरा नीति। नंबर 2, दाम नीति। दोस्तों, हमें जिंदगी में हमेशा शत्रुता से दूर होकर मित्रता को अपनाना है। इसलिए अगर कोई हमारे समझाने के बाद भी अपना शत्रुता हमसे नहीं छोड़ता तो हमें उस पर दाम नीति लगाना चाहिए, यानी कि उसे घूस देकर उसे हमारे शत्रुता छुड़वाएंगे। वह घूस उसकी चाहत और कमजोरी से जुड़ी होनी चाहिए और वह एक संधि के जैसा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सामने वालों का और आपका दोनों का फायदा होना चाहिए। तीसरा, भेद नीति। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर है और उसको शाम और दाम नीति के माध्यम से समझाने के बाद भी और घूस देने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, और अगर वह आपसे ज्यादा ताकतवर शत्रु है, यानी कि वह 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो उन्हें भेद नीति के माध्यम से हराया जा सकता है। पहले तो उनमें फूट पैदा की जाती है और उनमें आपस में लड़वा दिया जाता है, नहीं तो हमारा शत्रु जिस चीज के वजह से ज्यादा शक्तिशाली है उस चीज को हटाने की प्रयास की जाती है। चौथा, दंड नीति। दोस्तों, अगर हमारा कोई शत्रु हमसे ज्यादा शत्रु रखता है और साम दाम नीति अपनाने के बाद भी वह हमसे शत्रुता रखने की भाव अपने मन से नहीं निकालता है, तो हम भेद नीति के माध्यम से उसे कमजोर और अकेले कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बलवान शत्रु क्यों ना हो। और जब आपको लगे कि आपका शत्रु कमजोर पड़ चुका है, अकेले हो चुका है, तो दंड नीति के माध्यम से उस पर पूरी ताकत के साथ वार करनी चाहिए। दोस्तों, ये 4 शत्रु विनाशक नीति को हम महाभारत में अपनाए गए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। महाभारत में अंगराज कर्ण एक महान योद्धा थे, जिनका कवच, कुंडल और दिव्य शास्त्र उन्हें अमर के रूप में सजा देता था। इसलिए जब तक वह पांडवों के विरुद्ध खड़े थे तब तक पांडवों का जीतना नामुमकिन प्रतीत हो रहा था। इसलिए पांडवों को जिताने के लिए कर्ण को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शाम दाम दंड भेद ये 4 नीति अपनाए थे। शाम नीति के माध्यम से उन्हें समझाया गया कि भाई, तुम अधर्म के समक्ष में युद्ध लड़ रहे हो और तुम माता कुंती के पुत्र हो और पांडव तुम्हारे भाई है, इसलिए युद्ध मत करो। जब वह नहीं माने तब अपनाया गया दाम नीति, यानी कि उनका कमजोरी और चाहत को घूस के माध्यम से उन्हें सौंपा गया। उन्हें बोला गया कि तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि तुम्हें इज्जत नहीं मिला, इसलिए पांडवों के बड़े भाई होने के नाते तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन मिलेगी और इज्जत भी,
बस तुम कौरव के समक्ष युद्ध मत करो। जब इतने सारे कूटनीति को अपनाने के बाद भी कर्ण नहीं माने, तब अपनाया गया भेद नीति। दुर्योधन का सबसे बड़ा ताकत कर्ण थे, और कर्ण का ताकत उसके दिव्यास्त्र और कवच थी। इसलिए भेद नीति में माता कुंती को भेजकर उनसे यह वचन लिया गया कि तुम अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं मारोगे, और देवराज इंद्र को भेजकर उनके कवच और कुंडल छीन लिया गया, और घटोत्कच के द्वारा उनका दिव्यास्त्र को नष्ट करवा दिया गया। जब उनके सारे ताकत नष्ट हो गए, तो दंड नीति अपनाया गया, यानी कि उन्हें दंड देकर परास्त करवा दिया गया और रास्ते से हटवा दिया गया। और जब कर्ण खत्म हो गया, तब दुर्योधन का शक्ति भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से कौरवों का परास्त हो गया। दोस्तों, रामायण में भी यह चारों दंड नीति का जिक्र किया गया है। युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने शाम और दाम नीति के माध्यम से रावण को समझाए थे कि युद्ध न करके एक संधि किया जाए, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन रावण ने भगवान श्री राम को कमजोरी के नज़र से देखा। वह सोचा कि राम के पास इतना ताकत नहीं जो रावण को हरा सके, इसलिए वह संधि का बात कर रहा है। जब रावण नहीं माना, तब भगवान ने अपने दंड नीति अपनाई और युद्ध किया, और युद्ध को आसानी से जीतने के लिए वह भेद नीति को भी अपनाए थे, यानी कि रावण का सबसे बड़ा शक्ति उसका भाई विभीषण था। रावण की अहंकार की वजह से विभीषण भगवान राम के शरण में आ गया, और शत्रु का भाई को जहां पर शत्रु मानना चाहिए वहां पर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने मित्र जैसा स्वागत किया। और विभीषण के माध्यम से जब रावण का सारा सीक्रेट पता चल गया, तब वह दोगुनी ताकत और युद्ध नीति को अपना के रावण पर वार करना शुरू कर दिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखे कि कैसे साम दाम दंड भेद ये चारों नीति के माध्यम से हम बड़े से बड़े शत्रु को आसानी से सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिर इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।